नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ रजनी गुप्ता द्वारा लिखा उपन्यास किशोरी का आसमां का अगला भाग अर्थात 10वां भाग लेकर। सुनिएगा। तुम देख लेना अकेले में उसे टटोलने लगे। तुम्हारे संगे देखन जय, अकेले हम कैसे चले जाए हैं। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। तुम पहुँचो तो वहाँ, फिर किसी न किसी बहाने से उठ जाएंगे दुकान से। वे रोज़ ठीक 11 बजे गांव से 4 किलोमीटर दूर बसे अपने पुश्तैनी दुकान पर पहुंच जाते। दोपहर में अपनी माँ के पास आकर उनके हाथ का बना खाना खाते, फिर थोड़ा आराम करने के बाद शाम 7 बजे तक दुकान पर रहते, फिर वापस किशोरी के गांव। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। मुन्ना साइकिल से अपने स्कूल जयपाल के कस्बे आता जाता। वह पढ़ाई में तो होशियार था, लेकिन स्वभाव में जिद्दी और चुप्पा। जयपाल को इस बात की खुशी होती कि वह फर्स्ट आता था, लेकिन इसकी अड़ियल आदतें देखकर वे झुंझला पड़ते। मेरे माँ बाप के पास जाने से क्यों कतराता है यह, न घर जाता है न दुकान। ज़बरदस्ती बुलाने पर आनाकानी करके या कोई न कोई बहाना करके टाल मटोल करता रहता, और फिर दोबारा जब ज़बरदस्ती बुलाने पर आता भी तो 2-4 मिनट खड़े खड़े मतलब भर की बात करके सीधे गांव लौट आता। उसका खेल कूद में भी मन नहीं लगता। सीधा और बुद्धू इतना, यदि कोई लड़का डांट दे या चांटा मार दे तो पलट कर जवाब देने के बजाय वह रोते हुए घर लौट आता। उसका रुआंसा चेहरा देखकर वे दूर से ही चिल्ला पड़ते, तू साला लड़कियों की तरह क्यों बात बात पर रोने लगता है, उनसे मुकाबला करना सीख। सुनते ही वह मुंह छिपाकर सीधे नानी की गोद में दुबक जाता। धीरे धीरे वह दब्बू और डरपोक बनता गया। सबसे खुलकर बोलता ही नहीं था, यहाँ तक कि अपनी छोटी तीनों बहनों के साथ भी वह खेलता नहीं था। गांव की कच्ची पगडंडियों में धूल फांकते, गोबर मिट्टी में लिथड़े बच्चों के बीच किशोरी के साफ सुथरे चेहरे वाले बच्चे अलग से पहचाने जाते। जयपाल की गांव वालों के साथ सुबह शाम आते जाते वक्त राम राम हो जाती। दिन भर तो वे दुकान पर डटे रहते, लेकिन बीच बीच में खेती बाड़ी के दसियों काम निपटाते। सो उनके पास गांव वालों के बीच घुलने मिलने का उतना समय ही नहीं बचता था। वैसे भी वे अपनी दुनिया में मस्त रहने की कला जानते थे। मौका मिलते ही अपने बच्चों को सर्कस सिनेमा दिखाने ले जाते। तीज त्योहारों पर बच्चों के साथ मेला जाना वे कभी नहीं भूलते। कहाँ तो गांव वाले ये सोचे बैठे थे कि ये लोग ज़मीन जायदाद औने पौने दाम बेचकर यहाँ से बोरिया बिस्तर समेत कूच कर जाएंगे। कहाँ ये ऐसा हुनरमंद दामाद निकला जिसने यहाँ अपना बिखरा कुनबा और बढ़ा लिया। कहाँ तो कुछ लोगों ने ज़मीन और बागों के रेट भी तय कर दिए थे, लेकिन यहाँ तो उल्टी नदी बहने लगी। ये ससुरे तो दिनों दिन तरक्की करते जा रहे हैं। एक आध बार किसी से जयपाल ने ट्रैक्टर खरीदने की चर्चा की तो ये खबर धुआं की तरह सारे गांव में फैल गई। यूं भी गांव वाले उनकी तरक्की से जलते भुनते रहते थे, सो इस खबर से वे सुलगते भूसे में जैसे आग लग गई। रम्मू काची मूछों पर ताव देते घूम घूम कर सुनाता था, देख लो इनके ठाट बाट, कितनो पैसा होएगा तो डुकरा ऐसो ऐसो काट, कितनो पैसा छोड़ गयो जो डुकरा तो ऐसो ऐस काट रहे जैसा। बच्चे कितेक ऊँचे स्कूलन में पढ़न रहे, ट्यूशन लगी उनकी। किशोरी खेती बाड़ी की हिसाब देखने में ऐन चंट है। पाई पाई की हिसाब मुँह जवानी याद रतवाए, पाई पाई को हिसाब मुँह जवानी बाय याद रहा था। तब नत्थू अहीर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें रहस्यमयी ढंग से घुमाई और सीने में भिदे तीर को निकालने की कोशिश करते हुए बोला, अरे ऐन देख लियो इनके ठाट बाट, अंदर से एकदम पोले हैं ये सब ऊपर पट्टी की बातें हैं। देख ले हैं उन्हें भी कौनो दिना, हमका किसी से कम है। तभी किशोरी की बड़ी लड़की क्षमा छम करती वहाँ से गुजरी, जिसके माथे पर सोने का टीका, गले में 2 छोटे छोटे हार, हाथों में कड़े और अंगुली में अंगूठी पहनी थी। सो सुजान सिंह लोधी ने जलती भुनती आवाज़ में कहा, जब इतैक नैक सी मौड़ी के पास इतो गहनो गुड़िया है तो सोचो जरा घर में कितैक सोनो धरो हुई है, नेक अंदाज तो लगाओ। हुक्का गुड़गुड़ाते रामदीन कक्का ने इसे दूर से सुन लिया। जिनके लड़के दुलारे के साथ मुन्ना की दोस्ती थी। मुन्ना अक्सर दुलारे को पढ़ाने बैठ जाता, कभी गणित के सवाल तो कभी विज्ञान के सिद्धांत तो कभी अंग्रेजी। रामाधीन कक्का वहाँ से तुरंत उठकर सीधे अपने लड़के के पास गए और बोले, मुन्ना खाओ दौड़ के बताया कि उनकी बैंड किते किते सोनो पहन के घूम रही, पकड़ो बाय।
सावन के मौके पर किशोरी ने बच्ची के लिए गहने बनवाए थे। आज अचानक उसने जिद ठान ली, हमें आज ही पहनने हैं नए नए सामान, उन्हें हमारे बक्से में रख दो। रोती बच्ची देखकर जयपाल बोले, पहना दो, मगर बाहर मत जाने देना। लेकिन बाहर जाए बिना ये मानेगी नहीं। नहीं, कहीं नहीं जाना हमें, हम घर पर ही खेलेंगे। बच्ची ने कह तो दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भूल गई और दौड़ी भागी अपनी सहेली बीना को दिखाने पहुंच गई। किसी ने उसे देखकर पूछा भी, ऐ मोड़ी, जय असली है कि नकली? एकदम असली, गुमान से इठलाते हुए उसने जवाब दिया और चटकती मटकती फिरती रही। जैसे ही दुलारे ने बताया कि मुन्ना अपनी बहन को पिछियाते हुए सीधा बीना के पास गया और हाथ खींचकर घर ले आया। दिन भर गांव में कानाफूसी चलती रही। बापू की दाई आंख बना मन्नू मास्टर भी इधर उधर चर्चा करता रहा। बहुत पैसा निकरो बापू के पास, देखो तो उनकी आंखें मिचवे की देर नहीं भई, इते ताम झाम फैलाए लो दमाद में। भाई कमाल की बात है, एन फल रही जमीन जायदाद सो खूब बरस रहो सोनो को कह रब कह को बुद्धू कह गऊ हैं, ये सब बेकार की बातें निकली। वह तो एन समझदार निकलो, संभल लब सब संभल लय सब नातर अकेली किशोरी का कर लेती, काय झूठी कह रहे का। सुनकर नत्थू चमार की आंखों में लाल लाल डोरे तैरने लगे। यही हाल निरंजन ठाकुर का था, जो गांव प्रधान का बिगड़ैल बेटा था। अक्सर जयपाल को आते जाते देखकर उसे घूरता। हालांकि उसका बाप बड़ी धार्मिक तबीयत का आदमी था। एक बार जो ठान लेता पूरा करके चल लेता। कुछ साल पहले जब गांव में सूखा पड़ा और एक बूंद पानी नहीं बरसा, उसने सबके सामने प्रण किया, मैं 24 घंटे के लिए अन्न जल त्याग करता हूँ और खड़े खड़े ही तब तक अखंड पाठ करूँगा जब तक पानी न बरसे। सुनते हैं उस बार 24 घंटे पूरे होने के पहले झमाझम बारिश शुरू हो गई। तब से गांव में उसका कद बढ़ गया, सभी उसका आदर करने लगे। लेकिन बेटा एकदम बापू के विपरीत खोपड़ी का था, अक्खड़ और बदमिजाज, लुच्चे लफाड़े किस्म के लोगों की संगत में रहने से दारूबाज भी हो गया। बाप की हैसियत का फ़ायदा उठाने से वह कभी नहीं चूकता था। इधर किसी को उसने शर्ट के बटन खोलकर छुरा भी दिखाया था, जिससे लोग बाग उससे डरने लगे। एक दिन जयपाल की साइकिल से वो जानबूझकर टकरा गया। देख के नहीं चलता क्या, बहुत घमंड हो गया है ससुराल की दौलत पे तुझे। अरे भैया, नाहक बिगड़ रहे हो, टकराए तो तुम ही थे। तुम्हारे भेजे में ज़्यादा गर्मी चढ़ गई है पैसे की। क्यों? तमीज़ से बोलो मिस्टर। क्या तू मुझे सिखाएगा तमीज़? ऐ साले बीवी के पैसे पर पलने वाला। तभी बीच बचाव करने मन्नू मास्टर आ गए। जाओ आप अपने घर है, कहकर लोगों ने मामला शांत कराया। लेकिन जयपाल का मन खिन्न हो गया। कैसे जाहिल लोगों के बीच रहना पड़ रहा है यहाँ। फिर भी मैं यहाँ रहने को क्यों विवश हूँ? यही नहीं नहीं, अब यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगा। सभी को वहीं शिफ्ट कराऊँगा, भले ही माँ बाप से अलग घर लेकर रहना पड़े। यहाँ रहते रहते यही सब गाली गलौज सीखेंगे बच्चे। इसके पहले कि वे घर पहुँचकर ये वाक़यात सुनाते किशोरी ने एक और बुरी खबर सुना डाली। तुम तो जानत कि आजकल बिजनंदन नहीं आ रहो, सो रघबीरा ने भूसा निकालो और बानत देख लो अपनो सोनो चांदी। ओह, उन्होंने एक लंबी सांस ली। अब क्या होगा? ये लोग तो पूरे गांव में हल्ला मचा देंगे। सोने का खजाना है हमारे पास। शहर में उस समय इमरजेंसी के टाइम जमाखोरी के खिलाफ अचानक छापे पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त जयपाल के माँ बाप समेत कुछ खास रिश्तेदारों ने अपना अपना सोना जयपाल को थमा दिया था, जिसे उन्होंने भूसे के भीतर दबा दिया था ताकि सामान सुरक्षित रह सके। लेकिन आज रघबीरा ने देख लिया, किशोरी सच कहती, गांव वाले सचमुच जलते हैं। तभी उन्हें आज वाला वाक़यात याद आया। लेकिन अब ये नई बात सुना रही है किशोरी। वे अपने साथ घटी घटना भूल कर इसी में उलझ गए। 1-8 किलो तक सोना देखकर तो वह सचमुच बौरा गया होगा। उनसे कुछ कहते सुनते नहीं बना और चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। बस इसके 2 दिन बाद ही घट गया ये बीभत्स कांड। ससुराल वालों का किशोरी के प्रति रवैया पहले से ज़्यादा क्रूर था। लेकिन एक बात वह कभी नहीं भूल पाती। उस कुगड़ी में भी ससुर ने किशोरी के कान में फुसफुसाते हुए पूछा था, बहू अपनो सामान बचो कि नहीं? उसने गर्दन हिलाकर हामी भरी, जिसे देखकर उन्होंने संतोष की सांस खींची। फिर उसे भरोसे में लेने की खातिर सबके सामने सहानुभूति का लेप लगाने लगे। अब तुम्हें
यही सब बच्चों के साथ रहबे है, जो हो गई सो हो ही गो, भूल जाओ। लेकिन ये बच्चा तो है इनकी निशानी, इन्हें खूब अच्छी तरह से रखेंगे। सुनो, इस वक्त वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, पुलिस लगी है, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। सो बच्ची को भेज कर बक्सा मंगवा लो, जल्दी निपटा लो जा काम को, देर करने से का फ़ायदा। अब जितना बचा है उसी को सहेज लो। उस दौर में किशोरी ने जब बक्सा लाने बच्ची को भेजा, तभी भाई साहब का दिमाग ठनका और उन्हें धक्का लगा। जा किशोरी में 2 टके की अकल ना है, मूर्ख है जा। अबे जा बेरा सब बतावे की ज़रूरत थी। वे दांत पीसते हुए बड़बड़ाती रहीं, लेकिन करे तो क्या करे। किशोरी ने हामी भरकर हाथ पाँव कटा डाले। अब दरवाजे पर खड़े ससुर से कैसे मना कर दे। ऐसी आफत में भी जा आदमी को पैसा टका को ध्यान नहीं भूलो। कितने लालची आदमी है जो। उनकी आशंका सही साबित हुई, जिसका डर था वही हुआ। पैसा हाथ में आते ही उन्होंने नज़र फेर ली। व्यवहार बदलते पल भर की देर नहीं लगी। उनका रूखा बर्ताव देख मुन्ना ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा अब यहाँ आ रही हैं हम, बस चलो अपने घर, जो होनो तो सो हुई गो। अब हमें आगे के बारे में तुरंत निर्णय लेना है। 10वीं पास बच्चे के मुंह को हक्की बक्की सी ताकती रह गई किशोरी। अचानक ये इतना बड़ा कैसे हो गया। उसे देखकर भीतर से हूँ उमड़ी और फूट फूट कर रो पड़ी। तुम सच्ची बात कह रहे बेटा, जो होना था सो हो गया। इतने क्रूर और भयावह दौर को जीकर भी हम जिंदा बने रहे। पति के न रहने पर अचानक तमाम सहानुभूति दर्शाने वालों की फौज खड़ी हो गई थी, मगर अफसोस कि उनमें से सच्चा हितैषी कोई नहीं निकला, बल्कि देह को टटोलती उन तमाम आँखों का आमंत्रण भला वह कैसे भूल सकती है। मैं शुरू में तो झटपट किसी की भी बातों पर भरोसा कर लेती और यहीं पर गलती कर बैठती। अभी महीना भर भी पूरा नहीं हो पाया कि वह भाई साहब के पास लौट आई। बेटी की काली पड़ी जर्जर देह, उसका कलेजा चिर गया। अकबकाकर उसने उसे सीने से भींच लिया। ओ कि मेरी किशोरी कितने कमज़ोर हो गई, का बदो जाके भाग्य में। धीरज धरो बिन्नू, अब इन फूलन से बच्चन पे आंखें गड़ाओ। भाड़ में जाए ज़मीन जायदाद, जई के चक्कर में लाला जू के प्राण चले गए। तुम हो मूर्ख, सो काहे जल्दी भरोसो कर लेती सब पापिन पर। बताओ सासरे बारिन ने कबहू साथ दो जो अब गए हैं। तुम हो निराट पागल सिर्रिन, सो घड़ी भर में उन्हें सब बातें बताए हैं। उन दुष्टन ने भरमाए लो तुम्हें। कैसी कैसी बातें करत रहे, हम सब मिलजुल के रहे हैं। हम जिन बच्चन को पढ़ाए लिखाए के आदमी बने हैं, वे साले काऊ के मीत नहीं हैं। अपनी पुटरिया पैसों की पोटली लेवे के लाने जो नाटक करो रहा है उनने तुम्हें पुटवाए लो फुसवाए लो। अब कछु समझ में आई तुम्हें कि नहीं आई। जिन्हें तुम अपनो हेतु समझती रहो, वही करेजे में छुरा फोक गए। अब तो मन्नू मास्टर जो देखो, बापूजी की हाजुरी बालो हतो जो आदमी आज कितने बदलेगा। बिन्नू आदमी की नीयत खराब होते टाइम नहीं लगता है। ते सब साले लुटबे को बैठे हैं, फसल को पैसा दावे बैठो वो मास्टर। थोड़ी देर में ही कन्या पाठशाला की शीला बहन जी किशोरी से मिलने आई। उसे हिम्मत बनाते हुए समझाने लगी, अब जा गांव छोड़ दो, आन गांव में बस जाओ बिन्नू, कहीं इन बच्चों को ऊंची तालीम दिलवाओ। जब जे कछु बन जाए तो अनूठो सुख संताप तुम्हें मिले। जिंदगी से लड़ के पार लगाने परत बात गांठ बांध लो, मन में बोझ ना रखो, बस अपनों कर्तव्य सोच के जीनो तुम्हें इन बच्चन की खातिर। किशोरी तुम बही गैल चलने जिते जे चले चले, बहती नदी है जिंदगानी। तब भाई साहब ने किशोरी को याद दिलाया, तुम पत्तो अपनी एक कुठलिया डरी झांसी के पास नगरा में, सो बही के ऊपर बनवाए सकत हम मकान। सच्ची किशोरी, अब इतने रैबे रुपए में उड़ान लगाए ले बच्चा, छोड़ दें जाको हम तुरंत। बावजूद इन आश्वासनों के उनकी उदासी छटती रही। बात बात पर उसकी आंखें भर आती। कभी भाई साहब याद दिलाने लगती, न एक रामायण पढ़ लो, मन बदल जाए तुम्हारो, तन ठिकाने ना आई भाई। उनके गले में मरियल सी आवाज़ निकलती, बेटा तुम खाओती पीती नहीं है ठीक, सो कमजोरी आई गई, अन्न से दुश्मनी अच्छी ना है। इतने दुख इतनी लाचारी ना पालो बिन्नू, इन बच्चन की सूरत तो देखो न कैसे कुम्हलाए गए हैं जे। डरे सहमे बच्चों को देखकर कलेजा फटने लगा। किशोरी का कितने पीले और निस्तेज चेहरे पड़ गए उनके। छोटी वाली बच्ची उस वक्त गोद वाली थी, मात्र 1.5 साल की।
इस रानी को वे रुई की फाय से दोहा दूध निचोड़ निचोड़ कर पिलाते थे। पैदा होते ही ये बच्ची दूध नहीं पी पाती थी, पीते ही उल्टी कर देती थी। सो तुरंत बड़े अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि इसके गले का पौआ जन्म से है ही नहीं, सो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले बच्ची की सेहत अच्छी होनी चाहिए। इतनी कमज़ोर बच्ची है, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। सो तभी से उसकी पिलाई पर उन्होंने खूब ध्यान देना शुरू किया। 2 महीने बाद जब इसकी सेहत सुधरी तब जाकर ऑपरेशन कराया। डॉक्टर ने कहा, अगर आप लोग इस टाइम नहीं आते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। जानते हो, अगर ऑपरेशन नहीं होता तो ये बच्ची ज़िंदगी भर गूंगी बनी रहती। उसे याद आया, बच्ची को पूरे 6 घंटे बाद होश आया था और तब तक जयपाल पलंग के पास चिपके बैठे रहे। उनकी पहली शिक्षा थी, किशोरी लड़का लड़की सब एक समान हैं, इन्हें कभी अलग अलग नहीं समझना। ईश्वर के नायाब तोहफे होते हैं ये सब। तो ये था आज का भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।